नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। गुरुग्राम मेट्रो में आप सभी का स्वागत है। आपको दिखाते हैं साइबर सिटी गुरुग्राम की हर तमाम बड़ी और आपसे सरोकार रखने वाली खबर को। तो मेट्रो न्यूज में आज बात होगी बजट की। सबसे पहले इस बार में बजट में क्या बड़ी घोषणाएं की गई हैं, एक बार ग्राफिक के जरिए आपको दिखाते हैं। तो 22 का बजट है, लेकिन इस बार बजट से क्या कुछ निकलकर सामने आया है ये आप समझ ले। 20 बड़ी बातें आपको बताते हैं। इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं है। पेंशनधारी, दिव्यांगों और माता पिता को टैक्स में राहत दी गई है। ये बड़े कुछ ऐलान हैं आज जो कि बजट के अंदर किए गए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बजट को पेश करते हुए इन बातों को बताया है। आईटीआर में मूल सुधार के लिए 2 साल का मौका है। सरकार 2022-23 में डिजिटल करेंसी को जारी करने वाली है। इस पर विशेष फोकस रहेगा। इसके अलावा आरबीआई खुद अब देश के अंदर डिजिटल करेंसी को लाएगा और डिजिटल करेंसी के ट्रांसफर पर 1% का टैक्स यानी कि सरचार्ज लगाया जाएगा। 7वीं बड़ी बात यह है कि क्रिप्टो करेंसी को टैक्स के दायरे में लाया जाएगा, जो कि अब तक नहीं थी। डिजिटल करेंसी से जो आमदनी होगी या अगर घाटा भी हो रहा है तब भी 30% का टैक्स आपको देना होगा। किसानों के लिए अगर हम बात करें तो एमएसपी पर रिकॉर्ड खरीदारी की जाएगी। यह बात आज इस बजट के अंदर बताई गई। और 2023 मोटा अनाज वर्ष होगा, यानी कि जो मिलेट्स हैं उनके ऊपर फोकस किया जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से मोटे अनाज को लेकर। गंगा के किनारे ऑर्गेनिक खेती पर जोर है। कोऑपरेटिव सरचार्ज 12% से घटा करके 7% कर दिया गया है। ये औद्योगिक क्षेत्र के लिए ऐलान था। इसके अलावा स्कूलों की यानी कि पढ़ाई की बात आप देख लें। पढ़ाई के लिए ई विद्या विस्तार होगा। छात्रों के लिए डिजिटल यूनिवर्सिटी बनाएंगे। ये 2 बड़ी बातें आज एजुकेशन पॉलिसी के तहत आई। इसके अलावा पॉलिश हीरे, चमड़े का सामान, खेती का सामान, विदेशी मशीनें, कपड़े सस्ते हैं। 25,000 किलोमीटर हाईवे का निर्माण किया जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी फोकस किया गया है। ट्रांसपोर्टेशन अगर आप देखेंगे अगले 3 साल में 400 नई जनरेशन की वंदे भारत ट्रेन चलेंगी। अभी कुछ वंदे भारत आपको ट्रैक पर दिखती हैं। 60 किलोमीटर लंबा 8 ऐसे रोपवे हैं जो कि बनाए जाएंगे पहाड़ी क्षेत्रों में। फिर पीएम आवास योजना के तहत लगभग 80 लाख घर को बनाया जाएगा। यह भी आज बताया गया। रक्षा के क्षेत्र में मेक इन इंडिया को बढ़ावा देंगे। ये बड़ी बातें इस बार के इस बजट के अंदर सामने आई हैं। तो 22 का बजट वित्त मंत्री के द्वारा पेश किया गया, लेकिन ये वो 20 बड़ी बातें हैं जो आपके लिए जानना जरूरी है, क्योंकि हर एक सेक्टर्स को ध्यान में रख करके ये बजट पेश किया गया है। ये बात सरकार कह रही है और किन किन सेक्टर में क्या हुआ है ये हमने आपको ग्राफिक के जरिए बताया। तो केंद्र के आम बजट पर उद्योगपतियों के साथ खास बातचीत हमारे संवाददाता संजय राठौर ने की है। सुनिए। केंद्र सरकार द्वारा वित्त मंत्री ने आज आम बजट पेश किया है और इस आम बजट से इंडस्ट्री को क्या फायदा हुआ है, क्या नुकसान हुआ है, क्या उनकी उम्मीदें थी, इन तमाम चीजों के सवाल जानने के लिए आज हम इंडस्ट्री से जुड़े कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं। उन्हीं से जानेंगे क्या उस बजट से उनको उम्मीद थी और क्या क्या इनको मिला है। सबसे पहले एक बार नाम बता दीजिए। आशु झिंगन। बेसिकली स्मॉल स्केल काफ़ी एक्सपेक्टेशन लेके बैठा था गवर्नमेंट से कि काफ़ी सारी लीफ मिलेगा कई चीज़ों का, बट ऐसा कुछ बजट में नहीं है। बट ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर एक्सपेंडिचर ज़्यादा होगा, उसका इंडस्ट्री पे डेफिनेटली एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। मेनली ये ज़रूरत है कि जो इंडस्ट्री में हर्डल्स आ रही हैं जैसे रिजर्वेशन वगैरह, प्राइवेट सेक्टर में भी रिजर्वेशन आ रही है हरियाणा में, दीज काइंड ऑफ हर्डल्स, ये जो हर्डल्स हैं ये नहीं आनी चाहिए ताकि इंडस्ट्री एटलीस्ट स्मूथली वर्क कर सके। अभी जनरेटर्स बंद कर दिए हैं यहाँ पे, तो इलेक्ट्रिसिटी जाती है तो आदमी जनरेटर नहीं चलाएगा तो इंडस्ट्री कैसे चलेगी। तो स्मॉल स्केल के लिए ये जो चैलेंजेस हैं ये बहुत पेनफुल हैं। तो फाइनेंशियली अगर कुछ नहीं कर रहे हैं कोई बात नहीं, बट एटलीस्ट ईज ऑफ बिजनेस को और बढ़ावा देना चाहिए। सर, बजट देखा, क्या उम्मीदें थी और क्या आपको इस बजट से मिला है? सर, बजट देखा, एमएसएमईज को बहुत उम्मीदें थी। हम बार बार वित्त मंत्री जी से, मोदी जी से आग्रह कर रहे थे हमारी एसोसिएशन लेवल पे। एक तो हमारी ये डिमांड थी कि जैसे रेजिडेंशियल टू रेजिडेंशियल कोई चीज़ परचेज़ करते हैं या इंडस्ट्रियल टू रेजिडेंशियल प्लॉट परचेज़ करते हैं तो उसके ऊपर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन नहीं लगता। तो हमारी एक डिमांड कई सालों से चली आ रही है कि अगर आप रेजिडेंशियल टू इंडस्ट्रियल कोई आदमी बिजनेस करना चाहता है, इंडस्ट्री चलाना चाहता है, तो अगर वो प्रॉपर्टी रेजिडेंशियल बेच के और इंडस्ट्रियल या कमर्शियल लेना चाहता है तो उसके ऊपर से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन समाप्त किया जाए।
क्योंकि एक बच्चा अगर मान लो उसके पास आज मकान है और वो बैंक से लोन ना लेके अपने पूंजी का उपयोग करता है, तो उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि वो इंडस्ट्री लगाएगा कितने संतुष्ट हैं आज के बजट? तो एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करेगा और गवर्नमेंट को टैक्सेस भी मिलेंगे। जहाँ तक आज के बजट की बात है तो ऐसा एमएसएमईज़ के लिए बजट में कुछ भी नहीं है, क्योंकि पीछे कोरोना महामारी के दौरान देखने में आया कि बहुत सारे यूनिट बंद हो चुके हैं। आज देश के अंदर 30% जो है वो जीडीपी का जो हिस्सा है सकल घरेलू उत्पादन का, वो एमएसएमई से मिलता है। 45% एक्सपोर्ट में एमएसएमई का योगदान है। लेकिन हमें उम्मीद थी कि एमएसएमईज़ के लिए कुछ राहत मिलेगी, कुछ लोन रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा। आज गाड़ियों पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है। सर, लगातार जिस तरीके से एमएसएमई की बात कर रहे हैं, संतुष्ट नहीं है। आप क्या मानते हैं, क्या रहा इस बजट से? आज का बजट मेरे हिसाब से तो निराशाजनक ही रहा मुझे, क्योंकि हमें बहुत उम्मीद थी एमएसएमई को कि सरकार कोविड को ध्यान में रखते हुए, पिछले 2-3 साल की डिस्टर्बेंस को देखते हुए इंटरेस्ट रेट्स में कुछ छूट देगी, कुछ जीएसटी रिड्यूस करे ताकि लोगों का यूजेज प्रोडक्ट्स का बढ़ सके और इंडस्ट्री को बिजनेस मिल सके। और जीएसटी की बिल्कुल भी कमी ना होने की वजह से बिजनेस को, एमएसएमई को खास तौर पे बहुत नुकसान हो रहा है। दूसरा, सरकार को एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए बैंकिंग सेक्टर में योजनाएं लानी चाहिए थी कि जिससे कि आसान ऋण उपलब्ध हो सके, जिससे कि लोग ऋण लेकर अपने उद्योग को बढ़ावा दे सकें और आराम से बिजनेस कर सकें। ऑलरेडी फाइनेंशियल क्रंच है। आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके का बजट आपको लगा ये पूरा? ओवरऑल बजट इंडस्ट्रीज को लेके तो नो डाउट थोड़ा निराशाजनक रहा, पर पूरे देश को देखते हुए जो बजट है वो काफ़ी बेहतर रहा। क्योंकि जिस तरीके से एक्सप्रेसवे पर 25,000 किलोमीटर के एक्सप्रेसवे बनाने की तरफ सरकार ने कदम बढ़ाया है, स्टेट गवर्नमेंट्स को 1 लाख करोड़ रुपए बिना ब्याज के देने का कदम उठाया है, जिस तरीके से गाँवों की जो फसलें हैं उनको लेके उन्होंने एक स्टेप उठाया है कि भाई ये इंटरनेशनल मार्केट तक हम कैसे इस प्रोडक्ट को लेके जाएं, उस पर काम किया जाएगा। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए ओवरऑल बजट तो काफ़ी अच्छा है। और एजुकेशन में भी बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस क्लास 1 से 12 बैलेंस हम कह सकते हैं, बैलेंसिंग ये बजट है। कुछ कह सकते हैं कि हाँ काफ़ी हद तक। पर इंडस्ट्रीज़ में नेचुरली हमें बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी, चाहे वो ब्याज दरें कम करने को लेके, चाहे वो आर्थिक पैकेज हमें मिलते, तो उस पर ज़रूर थोड़ी सी निराशा हमें लगती है कि इंडस्ट्रीज पे हमें ध्यान देना। जी बिल्कुल, जिस तरीके से लगातार जो इंडस्ट्री के लोग हैं, जो छोटे उद्योग हैं, कहीं ना कहीं उनमें कहीं ना कहीं निराशा जरूर है। जिस तरीके से सरकार से उनकी उम्मीदें थी और साथ ही साथ वित्त मंत्री से उनकी जो उम्मीदें थी, कहीं ना कहीं उसमें कहीं ना कहीं खामियां रही हैं, जिसका वो विरोध भी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं नाराजगी भी अपनी जाहिर कर रहे हैं। गुरुग्राम से संजय राठौर, इंडिया न्यूज। तो गुरुग्राम में वैक्सीनेशन की मुहिम में प्राइवेट स्कूलों से सरकारी स्कूल आगे निकल गए हैं। गुरुग्राम में सरकारी स्कूलों में 97% से ज्यादा यानी कि 15 से 17 साल के बच्चों को वैक्सीन लग चुकी है। वहीं निजी स्कूलों में 75% के करीब बच्चों का वैक्सीनेशन हुआ है। इंडिया न्यूज हरियाणा ने गुरुग्राम के सीएमओ डॉक्टर वीरेंद्र यादव के साथ खास बातचीत की। 1 फरवरी से 10वीं 11वीं 12वीं के बच्चों के स्कूल तो खुल गए, आईटी कॉलेज तमाम लोग खुल गए, शिक्षण संस्थान। लेकिन ऐसे में इन युवाओं के लिए, खासकर 15, 17, 16 साल के जो बच्चे हैं, जो छात्र छात्रा हैं, उनके लिए वैक्सीनेशन को लेकर के क्या कुछ गुरुग्राम में स्थिति है, उसको लेकर बात करने के लिए हमारे साथ है गुरुग्राम के चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर वीरेंद्र यादव जी। हम सबसे पहले जानना चाहेंगे, गुरुग्राम के अंदर अगर बात की जाए तो सरकारी जो स्कूलों के अंदर तो आंकड़ा ठीक दिखा, लेकिन फिलहाल अगर बात करें ओवरऑल गुरुग्राम की, क्या कुछ स्थिति है वैक्सीनेशन को लेकर के? बिल्कुल, कुल मिलाकर अगर गुड़गांव में मैं बात करूं तो 15 से 17 की बात करी जाए 18 की बजाय, क्योंकि 2005, 2006 और 2007 में यहाँ आपको क्लियर करना चाहूँगा, आपके चैनल के माध्यम से सभी पेरेंट्स से अनुरोध भी कर रहा हूँ, 2005, 2006, 2007 ये वो कैटेगरी है जिसको आप 15 से 17 या 15 से 18 मान रहे हैं। और 2005 में कोई भी बच्चा, चाहे वो 1 जनवरी के बाद कभी भी पैदा हुआ हो, वो एलिजिबल है वैक्सीनेशन के लिए। आप डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से ना जाएं। जो बच्चा 2005 में पैदा हुआ है वो वैक्सीन के लिए 15 साल से 18 साल वाले में एलिजिबल या 15 से 17 में एलिजिबल रहेगा। कुल मिला के गुड़गांव में 1,30,000 के आसपास जो है ये आंकड़ा है जो टोटल हमने आंका है, और 1,05,000 के आसपास हम टोटल वैक्सीनेशन कर चुके हैं, जो तकरीबन 77% के आसपास बनती है। लेकिन हमारा सरकारी स्कूल की बात करें तो कुल मिलाकर हमारे 43,100 कुछ बच्चे थे, जिनमें से हमने 41,000
100 कुछ बच्चों को हमने कल तक वैक्सीनेट किया था, सॉरी परसों तक मैं कहूँ, और कल तक भी हमने 41,500 को कुछ को वैक्सीनेट कर दिया था। तो कुल मिलाकर सरकारी स्कूलों में हम 97% के करीब वैक्सीनेशन कर चुके हैं और सरकारी स्कूलों के वैक्सीनेशन के मामले में गुड़गांव हरियाणा में प्रथम स्थान पर है। मुझे उम्मीद है कि इसी हफ्ते हम, क्योंकि अब स्कूल खुल चुके हैं, मैं मान के चल रहा हूँ कि हमारा ये आंकड़ा सरकारी स्कूलों में एटलीस्ट 100% पहुँच जाएगा। सरकारी स्कूलों में तो सहयोग भी रहा, बच्चों ने भी कहीं ना कहीं उसके लिए साथ में सपोर्ट करा और विभाग की जो मुहिम थी वो सफल हो रही है, 100% के करीब, 100% के करीब पहुंच रहे हो। लेकिन क्या कारण कि प्राइवेट स्कूलों में ये आंकड़ा 75 के आसपास ही रहा? क्या उस तरीके से सपोर्ट जो है स्कूलों का नहीं मिल पाया या क्या कारण मानते हैं? बिल्कुल, प्राइवेट स्कूलों में थोड़ा सा आंकड़ा कम रहा है। प्राइवेट स्कूलों में ज़्यादातर सेशंस जो हैं या जो क्लासेस रही हैं वो ऑफलाइन की बजाय ऑनलाइन क्लासेस रही हैं। ऑनलाइन में ज़्यादातर क्लासेस होने की वजह से बच्चे स्कूल में कम आए और अभी भी सरकार ने जैसा दिशा निर्देश दिए हैं उसमें आपको स्कूल में आना आवश्यक नहीं है, आप ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं। इसलिए संभवतः ऑनलाइन में जो उन लोगों के पास, अगर मैं कहूँ थोड़ा सा संभवतः उन लोगों के पास ये फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं कि वो ऑनलाइन क्लासेस ज़्यादा इजीली ले सकते हैं। लेकिन इस पर भी हमने एक प्रयास किया और हम इस पर एक काम कर रहे हैं। आज हमने डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स की मीटिंग में ना केवल सरकारी स्कूलों से बात करी बल्कि प्राइवेट स्कूलों से भी बात करी और डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर और प्राइवेट स्कूलों संस्थाओं के जो अब मैं कहूँ उनकी जो संस्था के जो अध्यक्ष सेक्टर सेक्रेटरी थे उनसे हमने बात करी और साथ में हमने प्राइवेट अस्पतालों को भी जोड़ा और उनको कहा कि यदि आप वैक्सीनेशन हमारे से या प्राइवेट अस्पताल से या किसी भी तरह से करना चाहते हैं तो हम आपके स्कूल में CVC यानी कोविड वैक्सीन सेंटर क्रिएट कर देंगे और इमीडिएटली अगर कोई स्कूल भी चाहता है परमिशन, उसको CVC बनाना चाहता है, वैक्सीन हम देंगे और हमारी टीम वहाँ जाकर वैक्सीनेट कर देगी। तो हम कोशिश ये कर रहे हैं कि जिन जगह नहीं लगा उन जगह हम कैंप लगाएं, चाहे वो फर्स्ट डोज का भी हो और जहाँ सेकंड डोज ड्यू हो रही है, क्योंकि आपको मालूम है 3 तारीख को शुरू हुआ था तो 31 तारीख से यानी कल से सेकंड डोज ड्यू हो चुकी है। इसके सेकंड डोज बिल्कुल आप उसको लेकर के भी शुरुआत की गई है, हम देख रहे हैं बाकायदा उसके लिए भी चार्ट तैयार है तमाम जगहों पर, हर सेंटर पे वैक्सीन को लेकर के सेकंड डोज की। इसके साथ साथ एक बात और, स्कूलों के अंदर जिस तरह आपने बताया तमाम लोग, लेकिन हम तमाम प्रबंध भी हैं, इसको लेकर के कोई रिपोर्ट भी मांगी गई है तमाम स्कूलों से कि आपका अपना डाटा दीजिए कितने बच्चों का हुआ या नहीं हुआ? आज डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स में हमने 2 चीज़ें करी। एक तो जो पहली बात आपने कही उस पर मैं बात कर रहा हूँ कि हमने स्कूलों से लिस्ट मांगी है कि आपके स्कूल में कितने बच्चे हैं और आप उनमें कितने वैक्सीनेट हुए हैं नहीं हुए। इनका एक MIS डाटा है जो CBSE के स्कूल हैं उनके, उस डाटा पे भी अगर पॉसिबल हो तो वो डाटा हमें दिया जाए। हरियाणा में अवसर ऐप है, आपको पता होगा, हम कोशिश कर रहे हैं कि उसमें जिनसे ये डाटा निकाला जा सके अवसर ऐप के माध्यम से कि हमारे कितने बच्चे वैक्सीनेट हुए। लेकिन मैंने जैसा बताया सरकारी स्कूलों में ऑलमोस्ट हम 100% के करीब पहुंच चुके हैं। तो हम CBSE स्कूलों से जो या प्राइवेट स्कूल जो रजिस्टर्ड है उसका MIS का डाटा हम कलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। इस पर हम दूसरा काम, जैसे मैंने आपको बताया, हमने 3 तारीख के बाद जिन जिन स्कूलों में कैंप्स लगाए थे वो हमने आज अपने सारे मेडिकल ऑफिसर्स को वो लिस्ट उनको दे दी है ताकि वो आने वाले दिनों में जहाँ जहाँ पहली डोज के कैंप लगे थे वहाँ वहाँ दूसरी डोज के कैंप लगा सकें और वहाँ पर यदि कोई पहली डोज का या मोपअप करना पड़ता है उनको भी वैक्सीनेट करेंगे और सेकंड डोज भी लगाएंगे ताकि हम प्राइवेट स्कूलों का भी जितनी जल्दी हो सके 100% टारगेट अचीव कर सकें। क्योंकि बहुत जल्दी हमें उम्मीद है कि 12 से 14 साल के भी बच्चों की वैक्सीनेशन की शुरुआत हो सकती है। तो 12 से 14 साल के बच्चों की हो सकती है, लेकिन फिलहाल 15 साल 16 साल 17 साल जिस तरीके की बात की जा रही थी। हालांकि सरकारी स्कूलों की बात की जाए तो लगभग 100% के करीब 97% हो चुका और ये कहना कि हरियाणा में तो नंबर 1 है और कई और राज्यों में भी अगर देखा जाए तो ये आंकड़ा काफ़ी ज़्यादा है गुरुग्राम का जो वैक्सीनेशन किया गया। ऐसे में प्राइवेट स्कूलों को और तमाम उन बच्चों से भी जो इस एज ग्रुप में आते हैं उनसे भी कहीं ना कहीं इंडिया न्यूज़ की अपील है कि वो भी वैक्सीनेशन की इस मुहिम में साथ दें। गुरुग्राम से कैमरामैन दिनेश के साथ दीपक शर्मा, इंडिया न्यूज़। तो हरियाणा सरकार की तरफ से कोरोना वायरस के चलते बंद पड़े स्कूल एक बार फिर से खोल दिए गए हैं। फिलहाल 10वीं और 12वीं कक्षा तक के ही स्कूलों को खोलने की अनुमति है। इसके साथ साथ स्कूल खुलने के बाद अध्यापक और विद्यार्थियों में काफी खुशी है। कोरोना के नियमों का पालन करते हुए मंगलवार को स्कूलों को खोलने के निर्देश दिए गए। सभी विद्यार्थियों को वैक्सीन लगने के बाद स्कूल में एंट्री दी गई। स्कूल खुलने के बाद विद्यार्थियों का भी मानना है कि ऑनलाइन क्लास से पढ़ाई इतनी बेहतर नहीं हो पा रही थी, लेकिन अब जब स्कूल खुले हैं तो निश्चित तौर पर फिजिकली पढ़ाई के दौरान बेहतर स्थिति होती है। स्कूल खुलने पर आज स्ट्रेंथ कुछ कम आए हैं, 80% स्टूडेंट्स आए हैं। 10th 11th 12th की क्लासेज हमने लगाई है। तो कल
लगता है कि 100% स्टूडेंट्स अवेलेबल होंगे, क्योंकि मैसेज आ रहा था 2-3 दिन से, लेकिन बच्चे जो बाहर गए हुए थे। दूसरा ये है कि स्टूडेंट्स में बहुत उत्साह है। टीचर्स को भी ये लगता है कि बोर्ड की क्लासेस है, हम अपने स्टूडेंट्स को जो फेस टू फेस उनकी स्टडी करवा सकते हैं, वो ऑनलाइन क्लासेस में उतनी नहीं हो पाती। हालांकि टीचर्स और स्टूडेंट्स अपना 100% दे रहे हैं, लेकिन फिर भी फेस टू फेस जो फिजिकली क्लासेस लगती है उसके अंदर ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो अब लगता है कि कोरोना ज़्यादातर जो उसका हाई इफेक्ट था वो ख़त्म हो गया है, अब एक नॉर्मल वे में आ गया है। तो स्कूल खुल गए हैं और सरकार से अनुरोध है कि छोटी क्लासेस को भी जल्दी खोलने की कोशिश करें। सर अब बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि अब हम बहुत दिनों से स्कूल नहीं आए थे, हम ऑनलाइन क्लासेस कर रहे थे, जिसकी वजह से हमारी स्टडीज़ पे इफ़ेक्ट पड़ रहा था। साइबर सिटी गुरुग्राम में थोड़ी राहत के बाद फिर से सर्दी ने दस्तक दे दी है। जिले के तापमान में गिरावट दर्ज होने के बाद एक बार फिर से ठंड बढ़ी है। सुबह से ही आसमान में घना कोहरा दिखा। कोहरे के चलते विजिबिलिटी कम होने से वाहन चालक भी बेहद परेशान नजर आए। हमें काफी राहत थी और आज देख रहे होंगे आप कि काफी फॉग है और मौसम खराब, मौसम बिगड़ा हुआ है और सुबह से ही ऐसा हुआ है, काफी फॉग पड़ रही है मौसम में। तो गुरुग्राम पुलिस ने 25,000 के 2 नामी बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को मुठभेड़ के बाद मानेसर से गिरफ्तार किया। दोनों बदमाश दीपावली के दिन कासनगांव में हुए हत्याकांड में शामिल थे। गुरुग्राम के मानेसर इलाके में मंगलवार को 2 बदमाशों को गिरफ्तार करने में पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी है। यही नहीं, दोनों बदमाशों ने पुलिस के ऊपर फायरिंग भी कर दी। बचाव में पुलिस ने फायरिंग की और इस मुठभेड़ में अमित नाम के बदमाश को पैर में गोली लगी। पुलिस ने अमित के दोस्त दीपक को भी गिरफ्तार किया। दोनों ही आरोपियों पे 25-25 हजार रुपए का इनाम पुलिस ने घोषित किया था। तो पता है कि दिवाली पे कासण गांव में एक फायरिंग हुई थी और जिसमें 4 लोगों की मृत्यु हुई थी। उस इन्वेस्टिगेशन को ध्यान में रखते हुए उसमें कुछ अपराधी पहले पकड़े गए थे और बाकियों को पकड़ने के लिए हमारी क्राइम टीमें लगातार काम कर रही थी। तो क्राइम टीम सेक्टर 31 के इंचार्ज इंस्पेक्टर आनंद को ये सूचना मिली थी कि उसमें शामिल 2 लोग आज मानेसर में, वहाँ मानेसर से जो लांबी की तरफ, बांस लांबी की तरफ रास्ता जाता है, उस पे मोटरसाइकिल पे वहाँ से गुजरेंगे, जिसके संबंध में उन्होंने अपनी टीम तैयार करके उनको प्रॉपर हिदायत दे के और वहाँ पे नाकाबंदी की गई। और जब वो समय पे 2 लोग मोटरसाइकिल पे आए, उनको इंटरप्ट करने की कोशिश की तो उन्होंने पुलिस बल पे ही मोटरसाइकिल चलाने की कोशिश की और फिर पुलिस ने जब वो बैरिकेड लगाए वो अनबैलेंस होके गिरे भी। और चलिए इसी के साथ मेट्रो न्यूज में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।